सुरेश जी को, अर्चना जी को, कुमार साहब, सबका मेरा बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मेरी भूमिका तय करने वाले लोग हैं, मैं तो नया हूँ अभी। पूरे प्रदेश में नाराज से लग रहे हैं, तो उनको सेटल लास्ट करेंगे। अर्चना जी बताइए मेरे बारे में। आप नए नेता तो आप आए हो, ये तो पहले सेटल कर रही है। मैं नेता तो पुराना हूँ, चावल तो पुराना हूँ मैं। कांग्रेस कमेटी के मीडिया सेंटर पर आयोजित प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान की राजनीति में विशेष मुकाम रखने वाले राजनेता श्री घनश्याम तिवारी जी आपसे मुखातिब होंगे। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आपको संबोधित करें। आप सब लोगों का स्वागत है। अर्चना जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बाकी सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत बार की है और आप लोगों के साथ ही की है, लेकिन आज पहली बार मैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। लेकिन जिनके साथ करता रहा हूं वो चेहरे वही हैं, तो एक तरह से बीट ही बदली है। तो हम सब लोग, आप लोगों का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि चुनाव घोषणा पत्र जो है उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और उसके लिए राज्य के डिवीजन स्थानों पर भिन्न भिन्न समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाए। आज जयपुर में मुझे अर्चना जी ने कहा कि पार्टी का निर्देश है कि आप आएँ, तो मैं आप सब लोगों के मुखातिब हूँ। मैं समझता हूँ कि ये मेरा मेडन प्रेस कॉन्फ्रेंस है पीसीसी, इसलिए आप सब लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। सबसे प्रमुख बात यह है कि ये घोषणा पत्र जो कांग्रेस पार्टी का है वो बना कैसे, तो इसके लिए मैं आपको हमारे अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अपनी कलम से लिखा है, 1 मिनट में वो पढ़कर आपको सुनाता हूँ। हमने हमारा घोषणा पत्र जनता की आवाज़ को सुनना जैसे उच्च विचार एवं दर्शन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पुष्टि करता है। ये किसी एक व्यक्ति के मन की बात नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों देशवासियों की सामूहिक आवाज़ है। हमने जनता की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को शामिल करने के लिए सभी आधुनिक संसाधन, वेबसाइट, व्हाट्सएप, ईमेल, ऑनलाइन याचिकाएं तथा परंपरागत तरीके नागरिकों, हितधारकों, विशेषज्ञों और जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक चर्चा की तथा उस निष्कर्ष को इस घोषणा पत्र में शामिल किया है। इसमें उन्होंने आगे कहा है कि अक्टूबर 2018 से फरवरी 2019 के बीच आप में से कई लोगों देश की कम से कम 16 भाषाओं तो आपके आसपास आसानी से उपलब्ध साधनों के माध्यम से कांग्रेस के साथ बातचीत में शामिल हुए हैं। हमारी घोषणा पत्र समिति ने आम नागरिकों के साथ 121 तक किसानों, उद्यमियों, अर्थशास्त्रियों, छात्रों, शिक्षकों, महिला समूहों, डॉक्टर, वकील तथा अन्य क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों, विद्वानों के साथ 53 विचार विमर्श आयोजित किए हैं। इनमें 24 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 60 से अधिक स्थानों से परामर्श आयोजित किए गए। हमने 12 से अधिक देशों के अप्रवासी भारतीयों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात और चर्चा की। अर्थ स्पष्ट है कि ये कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जन आकांक्षाओं का मूर्त स्वरूप है। इसमें केवल मन की बात नहीं है या बैठकर कुछ लोगों ने अपने मन से नहीं लिखे हैं। जमीन की हकीकत जानकर और जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर ये जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस घोषणा पत्र को जारी किया गया है। ये हमारे अध्यक्ष जी की कलम से आया। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु घोषणा पत्र के बारे में बार बार उठता है वो ये है कि घोषणा पत्रों की जिम्मेदारी कहाँ है। घोषणा तो करते हैं लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। इस घोषणा पत्र में 33 नंबर के पृष्ठ पर सोशल ऑडिट की घोषणा की गई।
पार्टी प्रत्येक वर्ष इस घोषणा पत्र को सामने रखकर जनता के सामने वक्तव्य देगी। सरकार का 1 साल पूर्ण होने के बाद इस घोषणा पत्र में क्या क्या काम किए और क्या क्या काम नहीं किए, ये जनता के सामने हम रखेंगे। सोशल ऑडिट की जाएगी। एक प्रकार से घोषणा पत्र केवल घोषणा पत्र नहीं रह जाए और घोषणा पत्र की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूर्ण बात लिखी है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सोशल ऑडिट को कहा गया है। अभी जो बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया, 5 साल के बारे में एक वाक्य नहीं बोला, आगे की बात की, तो जनता के मन में ये बात जाती है कि भाई ये घोषणा तो कर देते पर घोषणा लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए ये 33 नंबर के पृष्ठ पर इस घोषणा पत्र में सोशल ऑडिट को स्पष्ट किया गया है। अब मैं घोषणा पत्र की कुछ प्रमुख बातें आपसे के सामने रखना चाहता हूँ। पहली सबसे बड़ी बात इस घोषणा पत्र की है न्यूनतम आय योजना। भारत की 20% सबसे गरीब आबादी को हर साल 72,000 रुपये दिए जाएंगे। कोई भारतीय परिवार पीछे न हटे। ये जब घोषणा की गई तो इस घोषणा के बारे में कहा गया कि तो ऐसी घोषणा है जो पूर्ण नहीं हो सकती, अरे तो हवाई किले हैं। लेकिन इसकी कुछ यथार्थता मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। भारत की कुल संपदा का 75% मालिकाना अधिकार 10% लोगों के हाथ में है। ये विश्व बैंक की, ये भारत की, ऑक्सफैम की और अंतर्राष्ट्रीय सब एजेंसियों का जो मैं आंकड़े दे रहा हूँ वो ये हैं। इन 10% के 1% यानी 100% के 0.1% लोगों के पास देश की 50% संपदा पर मालिकाना हक रखते हैं और बाकी परिवार यानी केवल कुछ परिवारों के पास भारत की आधी संपदा है। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, लेकिन उसकी मालिकाना हक 0.1% व्यक्तियों के पास है। देश की आधी आबादी यानी 50% लोग 2.5% संपदा पर गुजारा करते हैं। 60 करोड़ भारतीय 65 करोड़ भारतीयों के पास केवल 2.5% संपदा है। यह आर्थिक असमानता पिछले 5 वर्षों में और तेज गति से बढ़ी है। उदाहरण के लिए ऑक्सफैम तथा अन्य इंटरनेशनल एजेंसियों के हिसाब से 5 वर्षों में संपत्ति का 73% जो 5 वर्ष में मोदी जी के राज में आने के बाद जो संपत्ति अर्जित हुई, उस संपत्ति का 73% 1% लोगों के हाथ में गया, जबकि 67 करोड़ लोगों के पास केवल 1% संपदा का हिस्सा आया। 73% 1% के पास गया और 67 करोड़ के पास 1% संपदा का हिस्सा आया। वर्ष 2014 में अति धनिक की संपदा देश की कुल संपदा का 49% थी और 2016 में बढ़कर ये 68% हो गई। इसको कहते क्रोनी कैपिटलिज्म। कॉरपोरेट जगत और राज करने वालों के घरानों में मित्रतापूर्ण संबंधों के कारण से इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो इस क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण से 2016 में संपदा बढ़कर 58% हो गई और अब उससे भी आगे हो गई। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये भारत का नक्शा जो है, उस नक्शे में इतनी बड़ी संपदा तो 1% लोगों के पास, और ये 9% के पास केवल इतनी संपदा है और 40% के पास इतनी संपदा है। तो भारत के अधिकांश भूभाग पर कॉरपोरेट जगत ने कब्जा कर रखा है। ये इसका मूल आधार है इस योजना का कि आधार योजना आप ये न्याय योजना क्यों लेकर आए। दूसरा, ये एक चिंताजनक प्रवृत्ति है और इसलिए कम से कम हम और कुछ नहीं तो सामान्य भारत के परिवारों को इज्जत पूर्वक जीने का अधिकार तो दे सकें।
संविधान के प्रियम्बल में लिखा है सोशल जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। तो ये इकोनॉमिक आर्थिक न्याय देने का एक छोटा सा प्रयत्न है जो 20 करोड़ भारतीयों को प्राप्त होगा। अब दूसरा विषय जो उठाया जेटली जी ने, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। वो कह रहे थे कि इससे अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। उसका मैं कहना चाहता हूँ कि 2 प्रकार की वित्तीय पॉलिसी होती हैं। एक होती है फाइनेंशियल, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। नोटबंदी और जीएसटी के कारण से भारत की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मंदी का जोर है। अब यह मंदी को 2 प्रकार से दूर किया जा सकता है। एक प्रकार से तो फिस्कल पॉलिसीज डिसाइड करके किया जाता है, उसमें रेपो रेट कम कर देते हैं, ब्याज की दर कम कर देते हैं, बैंकों को ज़्यादा ब्याज देने के लिए कहते हैं। एक तो फिस्कल पॉलिसीज होती है जिसके आधार पर किया जाता है, और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें कैश ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो पॉलिसी है न्याय योजना, ये मॉनेटरी पॉलिसी है। इससे कैश ट्रांसफर कर कर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयत्न किया जाता है। एक बार आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि जापान में मंदी आई थी, तो मंदी को उबरने के लिए जापान में लोगों को 100 येन दिए गए कि आप रुपए लेकर जाओ और बाजार में खर्च करो ताकि अर्थव्यवस्था बढ़े। अब आप कहेंगे, पूछेंगे कोई कि भाई ये 72,000 रुपये देने से अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी? ये ऐसे बढ़ेगी कि ये जो 72,000 रुपये लेने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो हैंड टू माउथ होंगे, जिनके बच्चों की फीस चाहिए, बच्चों को अच्छी स्कूल चाहिए, बच्चे को एक साइकिल चाहिए, घर में एक पंखा चाहिए, कोई उनको कोई छोटा मोटा सामान चाहिए। तो ये रुपया जो आएगा, ये रुपया जमा नहीं होगा, ये रुपया सीधा बाजार में जाएगा। और ये बाजार में जब जाएगा तो स्कूल में जाएगा, व्यापार में जाएगा, इंडस्ट्री में जाएगा। ये रुपया जाने से अर्थव्यवस्था में रुपये का संचालन होगा, और अर्थव्यवस्था में जब रुपये का संचालन होगा तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो इंडस्ट्री बढ़ेगी, छोटी इंडस्ट्री बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, स्कूल का और चिकित्सा का काम बढ़ेगा, और इस प्रकार से ये गति देगी। और वर्तमान में मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, 60,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष भारत सरकार कॉरपोरेट जगत को अनुदान का देती है। यह वर्तमान सरकार दे रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है कि 60,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष कॉरपोरेट जगत को अनुदान का मिलता है। तो 60,000 करोड़ रुपया कुछ लोगों को और 72,000 रुपया 20 करोड़ लोगों को, ये न्याय है, ये न्याय योजना है। और इसलिए इस न्याय योजना से सरकार का, भारत की अर्थव्यवस्था सुधार होगी, गरीबों को इज्जत पूर्वक जीवन जीने का लाभ मिलेगा। और इस योजना को प्रारंभ करने से पहले विभिन्न अर्थशास्त्रियों से बात की, इसकी भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला। इसका भी मैं उदाहरण बताना चाहता हूँ। 3.76 लाख करोड़ रुपया 5 साल में लगे, और इस प्रकार का पैसा भारत की बढ़ी हुई 5वीं 6ठी प्रकार की अर्थव्यवस्था पर किसी भी प्रकार का असर नहीं डालता। और इसके आने के भी बहुत से संसाधन अर्थशास्त्रियों से विचार विमर्श करके बात किया गया है। अगर वो आपका कोई और प्रश्न होगा तो मैं इस पर जवाब दूँ। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कृषि का। 68.8% किसान है भारत में, और उनके पास देश की कुल संपदा का 8.6% है। 68.8% किसान है, और किसानों के पास में 8.6% कुल संपदा भारत की संपदा में से है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि किसान बजट अलग से पेश करेंगे, एक, और दूसरा एक किसान आयोग बनाएंगे, परमानेंट किसान आयोग बनाएंगे, जो कर्ज
माफी से किसान को कर्ज मुक्ति की ओर लेकर जाएगा। तो किसान के लिए बहुत बड़ा काम है। दूसरा काम किसान के लिए किया है, जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूँ कि किसान के बजट के बिना पता ही नहीं लगता किसानों के लिए क्या किया आपने। ये बहुत बरसों से मांग थी और कांग्रेस पार्टी ने इस मांग को अपने बजट में अमली जामा पहनाया है कि बजट जब आएगा तो हम किसानों के लिए अलग से बजट पेश करेंगे। उस बजट का अर्थ होगा, जैसे अभी एक जुमला भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 25 लाख करोड़ रुपए का किसानों पर खर्च किया जाएगा, 16 करोड़ रुपया व्यापार में निवेश किया जाएगा। अब 16 करोड़ रुपया भारत की जीडीपी का 50% होता है। ये कहां से लाओगे? पर ये हवाई घोषणा कर दी तो, लेकिन ये हवाई घोषणा न होकर ये नीचे उतरे। इसके लिए कृषि विकास और योजना पर एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग बनेगा। कृषि विकास और योजना पर स्थायी राष्ट्रीय आयोग बनेगा और किसान के ऋण के जो मामले हैं उनको आपराधिक के बजाय दीवानी में बदला जाएगा। आज क्या है कि जो लोन लेते हैं तो कॉरपोरेट जगत के सारे लोन सिविल मामलों में है, लेकिन किसान जो भूमि विकास सहकारी बैंक इन सबसे लोन लेता है उनके आपराधिक मामले भी दर्ज होते हैं। इसलिए हम आपराधिक मामलों से हटाकर उनको सिविल में लाएंगे और इससे किसान को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो दूसरा बड़ा पॉइंट इसमें हमने किसानों का दिया है। तीसरी है रोजगार क्रांति। इसमें राज्य सरकारों में और भारत सरकार में आधे से अधिक पद खाली पड़े रहे। तो हमने घोषणा की है कि केंद्र सरकार में खाली पद पड़े हुए उनको 1 साल में हम भरेंगे। एक पद भरने के लिए कहा। दूसरा, परीक्षा के अंदर जो भी फीस लगेगी उस फीस को माफ कर देंगे। किसी भी परीक्षार्थी को फीस नहीं देनी पड़ेगी। परीक्षार्थी फीस देने जाता है, कोर्ट में जाता है, मामला अटकता है, दोबारा परीक्षा होती है, बार बार उसको फीस देनी पड़ती है। इसलिए इस फीस को देंगे। और राज्य सरकारों में 20 लाख पद खाली पड़े हैं, तो भारत सरकार राज्य सरकारों को भी कहेगी कि इन 20 लाख पदों को भर्ती करें और हमको बताएं। और 10 लाख नए सेवा मित्र पंचायतों में और स्थानीय निकायों में, 10 लाख नए सेवा मित्र हम वो इस प्रकार का नहीं कर रहे हैं कि 2 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, हवाई नहीं है। साफ जमीनी हकीकत बताया कि 10 लाख सेवा मित्र, 20 लाख सरकार में खाली पड़े पद और 4 लाख पदों को हम 1-1.5 साल में भरने का प्रयत्न करेंगे और योजनाबद्ध तरीके से इस काम को करेंगे। तो निजी क्षेत्र के लिए भी फिर एक तो न्याय योजना से अर्थव्यवस्था सुधरेगी, महिलाओं को नौकरी देने से कारोबारों को प्रोत्साहन मिलेगा। 3 साल तक जो लघु उद्योग और व्यापार प्रारंभ करेंगे, व्यापार के लिए बहुत बड़ी घोषणा है, उनको कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। लाइसेंस के और जो लाल फीताशाही है व्यापार प्रारंभ करने में, उससे बहुत बड़ी मुक्ति है। अपनी जस की दुकान खोलनी है, दुकान खोलो, शटर खोलो, दुकान गणेश जी की पूजा करो, दुकान पर बैठो और अपना काम चालू करो। ये नहीं कि 50 लाइसेंस लाओ, 100 एक्ट में जाओ, उसमें जाओ। 3 साल तक आप वो करने की जरूरत नहीं है। 3 साल आपका काम जच गया, आप जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, अपना काम प्रारंभ करिए। इसी प्रकार इसके लिए एक नया मंत्रालय, उद्योग सेवा और रोजगार मंत्रालय का गठन किया जाएगा, ताकि व्यापार को निजी क्षेत्र में भी हम अच्छी तरह से प्रोत्साहित कर सकें। व्यापारियों के लिए GST 2 लाया जाएगा। हमारे अध्यक्ष जी ने इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा, बस ये इसका नाम दूसरा भी हो सकता है। GST का मतलब घनश्याम तिवाड़ी भी होता है, GST। तो हम वो दूसरा लाएंगे, गब्बर सिंह को हटाएंगे और इसका सरल टैक्स करेंगे और जो GST 2 होगा वो, और पंचायतों नगर पालिकाओं को GST का हिस्सा दिया जाएगा। ये आज तक नहीं। राज्यों में आयोग बने हुए वित्त आयोग, लेकिन इनको इस पर पाबंदी है। केवल भारत सरकार और राज्य सरकार में टैक्स के रुपए बढ़ते हैं। हम स्थानीय निकायों में भी GST का हिस्सा देंगे, ताकि स्थानीय निकाय भी उससे मजबूत हो सके। छोटे और मझले स्तर के व्यापार को इससे बढ़ावा मिलेगा। एक इस बजट में अर्चना जी बैठी है, इसलिए मैं बात करना चाहूँगा
कि ये बजट वास्तव में महिला हितैषी बजट मैनिफेस्टो, ये घोषणा पत्र जो है हम निभाएंगे, ये महिला हितैषी। इसके लिए 72,000 रुपये जहां तक संभव होगा महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। घर की प्रमुख महिला को मानकर उसके खाते में डाले जाएंगे। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण का पहले ही साल बिल लेकर आएंगे, ये कहा है। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में महिला आरक्षण का विधेयक पास किया जाएगा। इतना जिम्मेदारी पूर्ण कथन इस घोषणा पत्र में किया गया है। और केंद्र सरकार के सभी पदों में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। इसलिए इस घोषणा पत्र में हम निभाएंगे में सबसे बड़ा इस पर महिला हितैषी बजट भी ये बजट है। इसी प्रकार से जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा, जो भी 3% है। स्वास्थ्य पर 3% खर्च होगा, जो 1.5% है। इससे हर परिवार को बेहतर चिकित्सा और हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। इसलिए इस घोषणा पत्र में उस पर भी बहुत अच्छी तरह ध्यान दिया गया है। सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी इसमें पूर्ण व्यवस्था करने का वादा किया गया है। और सबसे बड़ा वादा किया गया है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को जवाबदेह बनाएंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेंगे। लोकतंत्र की डिलीवरी लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से होती है। और दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि पिछले 5 साल में लोकतांत्रिक संस्थाओं का डिवैल्यूएशन हुआ है, उनका क्षरण हुआ है। उदाहरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का क्षरण हुआ, केंद्रीय सतर्कता आयोग का क्षरण हुआ, भारतीय निर्वाचन आयोग का क्षरण हुआ, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का क्षरण हुआ, प्रवर्तन निदेशालय का क्षरण हुआ, केंद्रीय सूचना आयोग का क्षरण हुआ, राज्यपाल पद का क्षरण हुआ। सभी पदों का क्षरण हो गया। इसलिए लोकतंत्र कहाँ बचेगा? इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए और लोकतंत्र की डिलीवरी ठीक करने के लिए जवाबदेह बनाएंगे लोकतांत्रिक संस्थाओं को। ये भी इस घोषणा पत्र में है। और इसका उदाहरण देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और इस प्रकार के सारे काम है जिनसे आप सब लोग जानते हैं कि 5 साल में लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्षरण हुआ है। उन संस्थाओं का पुनर्प्रतिष्ठापन की बात कही गई। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जो इस घोषणा पत्र में कहा है कि हम क्या चुनते हैं, स्वतंत्रता या भय। हम स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, भाजपा भय का वातावरण बना रही। सद्भाव चुनते या घृणा, हम सद्भाव के पक्ष में हैं, भाजपा घृणा पैदा कर रही। हम चाहते हैं समावेश, वो चाहते हैं बहिष्कार। हम चुनते हैं भाईचारा, वो चुनते हैं भेदभाव। हम चुनते हैं गरिमा, वो चुनते हैं उत्पीड़न। हम चुनते हैं सबका विकास, वो चंद लोगों की दौलत। हम चाहते हैं परिणाम, वो कहते हैं जुमला। हम चाहते हैं न्याय, वो कर रहे हैं अन्याय। इस प्रकार हमारा घोषणा पत्र स्वतंत्रता, सद्भाव, समावेश, भाईचारा, गरिमा, सबका विकास, परिणाम और न्याय पर आधारित है और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण और आम और गरीब आदमी को समर्पित है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप जो पूछना चाहें अब वो पूछें। आप गरीबी है, रोजगार है, इन पे चुनाव वोट लेने की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री एयर स्ट्राइक को वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री एयर स्ट्राइक को वोट मांग रहे हैं। जी, ये 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री चुनाव आचार संहिता का तो उल्लंघन कर ही रहे हैं। भारत की सेना के बारे में, जिसके लिए आयोग ने निर्देश दिया कि सेना के किसी भी कार्य को राजनीति में, चुनाव में समावेश नहीं करें, वो समावेश कर रहे हैं। इस प्रकार वो चुनाव आयोग की गरिमा को भी गिरा रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन भी कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है, उनके इस कृत्य को अस्वीकार करेगी और नकारेगी। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि आज
सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी एक और झूठ का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने एक झूठा एफिडेविट देकर राफेल के बारे में ये कहा था कि भाई ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ने सब ठीक कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल की विरोध के बावजूद जो 3 डॉक्यूमेंट्स हिंदू में प्रकाशित हुए थे, उन डॉक्यूमेंट्स को एविडेंस में शामिल कर लिया है और रफाल पर दोबारा जांच की बात स्वीकार कर ली है। इस प्रकार से उनका ये भी एक जो झूठ थी, उस झूठ का भी पर्दाफाश हो गया। घनश्याम जी, आप कह रहे हो कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को मासिक 6,000 सालाना 72,000, लेकिन देखने में आया कि जो गरीबी रेखा से वास्तविक नीचे उनको सालाना जो चाहे मेडिकल का हो या उनके बच्चों को पढ़ाने का हो, गेहूँ का हो, कई मायनों में जो है लाभ सरकार, चाहे केंद्र सरकार की हो, सरकार वैसे देती है। देखिए, वो एक अलग अलग प्रकार के वर्गों को अलग अलग प्रकार की लोक कल्याणकारी सरकारें देती रही है। जैसे हमने पहले मनरेगा किया था, जैसे सर्व शिक्षा अभियान हुआ, सब सरकारों ने कोई न कोई काम इसमें किया। लेकिन ये जो न्याय योजना है, ये न्याय योजना एक इस प्रकार की गारंटी और स्वाभिमान की योजना है कि भारत का कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहे और इस 5 साल में गरीब के ऊपर हो जाए, भारत में गरीबी नाम की चीज नहीं रहे। तो ये गरीबी उन्मूलन की डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करने की योजना है जो आज तक हिंदुस्तान में नहीं है। तो फिर और योजनाओं से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, गौर किरोड़ी फैसला और उनके बेटे विजय फैसला ये थोड़ी देर बाद बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। चुनाव के वक्त में एक बड़े जातीय नेता का जो आंदोलन से जुड़े रहे उनका आना कांग्रेस किस रूप में देखती है? अब ये तो जो ज्वाइन करते हैं उन पर निर्भर है, कांग्रेस पार्टी की इसमें क्या कहना। वैसे पहली बार गाय जो है वो बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल नहीं है, जबकि आज तक बीजेपी के घोषणा पत्र में हर गाय का मुद्दा रहता है। गायों के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, गाय के नाम से वोट लिया और पिछले 5 साल से हमने संघर्ष किया। यहाँ पर जयपुर में 26,000 गाय गौशाला में हिंगोने गौशाला मरी थी, हमने सत्याग्रह किया। कांग्रेस सरकार ने जब गलों साहब पहले भी थे तो 3 महीने का अनुदान जारी किया था, इस बार भी उन्होंने अनुदान जारी किए। तो गाय के बारे में वो तो हर बात को वादा करते हैं चुनाव के लिए, फिर भूल जाते हैं। चुनाव के समय उनको बहुत सी बातें याद आ जाती है, इस बार गाय को भूल गए, बाकी को याद किया। सर, ये जो महिलाओं के लिए आपने कहा है, तो जी। ये नए सिरे से खाते शुरू होंगे क्या दोबारा? देखिए, जिन महिलाओं के योजना बनेगी, लेकिन अभी ये कहा है कि जो महिलाएं जिस घर में जिनके नाम से खाते हैं और जो महिलाओं को ही रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, जिनमें किसी कारण से परिवार में महिला नहीं है या महिला इसी कारण से लेने में सक्षम नहीं है, तो उसमें पुरुषों को ट्रांसफर किए जाए। घनश्याम जी, आप कांग्रेस दिखाई डाले, हनुमान बेनीवाल उधर चले गए, किरोड़ी मीणा उधर चले गए, आप 3 लोग एक साथ थे एक समय पे। क्या हनुमान बेनीवाल से आपके साथ ही बात चल रही थी? क्या ट्यूनिंग बैठी नहीं, आप लोग साथ सेटल नहीं कर रहे? वैसे तो ये व्यक्तिगत प्रश्नों का अपन बहुत बार जवाब देंगे, बहुत बार जवाब दे चुके हैं, लेकिन मैं तो पिछले 5 साल से लगातार विरोध में हूँ और 5 साल से मेरा भाजपा से कोई संबंध नहीं था और मैं लगातार विधानसभा के बार विचार करता रहा हूँ। आज हम चुनाव घोषणा पत्र के बारे में ये संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस संबंध में आप प्रश्न पूछे। बाकी तो अपनी तो चोली दामन का साथ है, अपन तो करते ही रहते। तिवारी जी, ये माना जाए कि बीजेपी ट्रेंड सेटर है और आप फॉलोवर है। उन्होंने 15 लाख कहा था, आप 84,000 पे आ गए, और जैसे उन्होंने भामा शामी महिला को प्रमुख बनाया था, अब आप महिला को प्रमुख बनाने की बात नहीं, वो ट्रेंड सेटर नहीं है, वो जुमलेबाज है। हम काम करने वाले हैं और हमारा जो घोषणा पत्र है वो जनहितैषी है, वो मन हितैषी है, वो मन हितकारी है, ये जनहितकारी है, वो मन की बात है। वो मन की बात है। मतलब कांग्रेस की सबसे बड़ी जो घोषणा है अभी तक 2019 चुनाव में, वो न्याय योजना की है। जी, और आप लोग लगातार कहते रहे हैं कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स से बात की है और उस योजना के कुछ प्रारूप भी बताते रहे हैं, लेकिन जो घोषणा पत्र है वो उसका क्लॉज कहता है कि शुरुआत के 3 महीने तो पूरा डिजाइन नहीं किया जाएगा, प्रथम चरण के बाद 6 महीने कार्यक्रम की योजना बनाई जाएगी और फिर कहीं जाकर क्रियान्वयन होगा। तो अभी क्या स्टेटस को है, क्या कि डिजाइन हुआ है, नहीं हुआ है, अर्थशास्त्रियों से बात हुई है, नहीं हुई है, एक्चुअल स्टेटस को क्या है? 6 महीने से लगातार विभिन्न अर्थशास्त्रियों से, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से, इसमें माननीय मनमोहन सिंह जी थे। मैं समझता हूँ कि विश्व में सबसे बड़े अर्थशास्त्री,
क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 बार बचाया है। उसी प्रकार से अमर्त्य सेन से भी बातचीत हुई और विश्व भर के अर्थशास्त्रियों में इस पर बात व्यवहार चल रहा है। ये कहना कि 3 महीने डिजाइन करेंगे, तो ये तो काम करने की प्रक्रिया का है कि हम काम करेंगे, केवल घोषणा नहीं कर रहे हैं। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार की CSS की 150 योजनाएं चलती हैं। कुछ योजनाएं उनमें अब पूर्ण होने वाली। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो करीब करीब कंप्लीशन में। उदाहरण के लिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, वो सब के सब अपने आखिरी चरणों में है। तो वो जो सारा पैसा बचेगा, वो सारा पैसा, इसकी सारी चर्चा हुई है और उसको करके उस पैसे के आधार पर 72,000 रुपये भारत सरकार बहुत आसानी से दे पाएगी और आम आदमी का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। धन्यवाद। सर, दौसा से किरोड़ी मीणा और उनका आपस में कर रहे हैं, तो बीजेपी में अभी तक सेटलमेंट हो नहीं पा रहा है। मैं उसमें पंचायती करने नहीं जा रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आप सब।